आज हम एक ऐसी चीज की चीरफाड़ करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत आम है, सोना। लेकिन ठहरिए, हम यहाँ गहनों या निवेश की बात नहीं करेंगे। हमारे पास ऑरम मेटालिकम नाम के दस्तावेज से कुछ अंश हैं जो सोने की एक बिल्कुल अलग, बल्कि कहूँ तो एक अंधेरी कहानी बताते हैं। तो आज का मिशन ये समझना है कि कैसे ये दस्तावेज सोने जैसी चमकीली चीज को गहरी उदासी और बीमारियों से जोड़ता है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये दस्तावेज सोमे को एक होम्योपैथिक नजरिए से देखता है। इस प्रणाली में हर तत्व का एक व्यक्तित्व या प्रोफाइल बनाया जाता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। और सोने का व्यक्तित्व कैसा है? वही तो आकर्षक बात है कि कैसे एक कीमती धातु को इतनी गहरी मानवीय भावनाओं और तकलीफों से जोड़ा गया है। वाह, ये सुनने के बाद तो मेरी दिलचस्पी और भी बढ़ गई है। तो चलिए इस किरदार से मिलते हैं। दस्तावेज इसकी शारीरिक बनावट के बारे में क्या कहता है? तो इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही ऊर्जावान तस्वीर से। दस्तावेज इसे संगीन लोगों से जोड़ता है। सैंग्विन, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो लोग जो आशावादी होते हैं, जिनके चेहरे पर एक लालिमा रहती है, काले बाल, काली आंखें, कुल मिलाकर एक जिंदा दिल इंसान। अच्छा, मतलब जीवंत और बेचैन। हाँ, और भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहने वाले। ठीक है, तो ये तो एक कामयाब जोशीले इंसान की तस्वीर लग रही है। इसमें अंधेरा कहाँ है? अंधेरा है इसके विरोधाभास में, क्योंकि अगली ही लाइन में लिखा है कि ये उन बुजुर्गों के लिए भी है। बुजुर्गों के लिए? हाँ, जिनकी नजर कमजोर हो चुकी है, जो मोटे हो गए और जिंदगी से पूरी तरह थक चुके हैं। तो एक ही प्रोफाइल में जवानी का जोश भी है और बुढ़ापे की थकान भी। ये तो काफी अजीब है। बिल्कुल, ये उस दोस्त जैसा है जो पार्टियों की जान होता है, लेकिन अकेले में उतना ही उदास होता है। और दस्तावेज में पिनिंग बॉयज का भी जिक्र है। ये क्या है? सुनने में बहुत अजीब लग रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही खास विवरण है। पिनिंग बॉयज मतलब ऐसे लड़के जो सुस्त रहते हैं, जिनमें कोई उत्साह नहीं है। उत्साह नहीं होता? हाँ, याददाश्त कमजोर होती है। दस्तावेज कहता है कि उनमें लड़कों वाला जोश नहीं होता, यहाँ तक कि उनके अंडकोश के अविकसित रह जाने का भी जिक्र है। बाप रे! तो ये उस सुनहरे भविष्य की बात करता है जो शायद शुरू होने से पहले ही मुरझा गया। बिल्कुल, ये प्रोफाइल सिर्फ बाहरी रूप नहीं बल्कि जीवन शक्ति की गहरी समस्याओं को भी छूती है। समझ गई। तो ये तो हुई बाहरी परत। अब जरा इसके मन और भावनाओं के बारे में बात करते हैं। असली कहानी तो वहीं से शुरू होती होगी। हाँ, और यहाँ ये कहानी बहुत बहुत अंधेरी हो जाती है। सोने की चमक के ठीक उलट इसका सबसे बड़ा लक्षण है गहन उदासी। गहन उदासी? हाँ, मतलब प्रोफाउंड मेलनकॉली। व्यक्ति को लगता है कि वो किसी काम का नहीं है, घृणित है, झगड़ालू है, वो खुद से नफरत करने लगता है। और ये उदासी किस हद तक जाती है? ये उस हद तक जाती है जहां से लौटना मुश्किल होता है। दस्तावेज का सबसे चौंकाने वाला पहलू है लगातार आत्महत्या के बारे में सोचना। क्या? हाँ, व्यक्ति को लगने लगता है कि जीवन एक कभी ना खत्म होने वाला बोझ है। उसे लगता है कि वो इस दुनिया के लायक नहीं है। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ी उलझ गई। शुरू में आपने कहा कि ये लोग बेचैन और बहुत सक्रिय रहना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई आत्महत्या के बारे में सोच रहा है और जिंदगी उसे बोझ लग रही है, तो उसमें सक्रिय रहने की ऊर्जा कहाँ से आएगी? ये दोनों बातें तो एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस प्रोफाइल की सबसे जटिल बात है। ये बेचैनी खुशी या उत्साह वाली नहीं है, ये एक कह सकते हैं एक घबराहट वाली बेचैनी है। घबराहट वाली बेचैनी? हाँ, व्यक्ति को लगता है कि उसे कुछ करना चाहिए, उसे भागना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाता। ये एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसका एक्सेलरेटर तो पूरा दबा हुआ है, पर पहिए कीचड़ में फंसे हैं। अच्छा, तो वो अंदर ही अंदर जलता रहता है? बिल्कुल, और इस बेचैनी का कारण भी बताया गया है। डर, गुस्सा, अपमान, ये सारी भावनाएं अंदर ही अंदर खौलती रहती हैं। तो ये एक तरह का भावनात्मक बवंडर है। और अति संवेदनशीलता का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनकी सहन शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। दस्तावेज के मुताबिक वो दर्द, गंध, स्वाद, आवाज, हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। मतलब जरा सी बात पर भी? हाँ, जरा सी कोई बात उनके खिलाफ जाए तो वो गुस्से से भड़क सकते हैं। तो सोचिए, एक तरफ गहरी निराशा और दूसरी तरफ जरा सी बात पर भड़क जाना। ये एक बहुत ही दर्दनाक मानसिक स्थिति है। ये तो हुई दिमाग और दिल की बातें, लेकिन ये गहरी उदासी शरीर पर भी तो असर करती होगी। जरूर। दस्तावेज के मुताबिक ये धीरे धीरे शरीर को भी अंदर से खोखला करना शुरू कर देती है। कहाँ से शुरू होती है ये शारीरिक तकलीफ? इसकी शुरुआत सिर से होती है। दस्तावेज कहता है कि ऐसे लोगों को भयानक सिरदर्द होता है,
खासकर जब वो थोड़ा भी दिमागी काम कर लें। और बालों का झड़ना भी? हाँ, बालों का झड़ना भी एक लक्षण है जो अक्सर सिफिलिस और पारे के दुष्प्रभावों से जोड़ा गया है। आंखों से जुड़ा एक लक्षण तो मतलब दिमाग घुमा देने वाला है, हेमियोपिया। हाँ, हेमियोपिया। इसका मतलब है कि आपको दुनिया का सिर्फ निचला आधा हिस्सा ही दिखाई देता है। जरा सोचिए, आप किसी से बात कर रही हैं और आपको सिर्फ उनका धड़ दिख रहा है, चेहरा नहीं। हाँ, ये बहुत ही अजीब और विशिष्ट लक्षण है, लेकिन जो असली सड़न या क्षय की बात है वो हड्डियों में दिखती है। हड्डियों में? हाँ, दस्तावेज में कैरीज शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है हड्डियों का गलना, खासकर नाक की हड्डियां, मुंह के ऊपरी हिस्से की हड्डी और कान के पीछे की हड्डी। और इसके लक्षण तो और भी भयानक होंगे। हाँ, बहुत गंभीर, जैसे नाक से बहुत ज्यादा दुर्गंध आना, जिसे ओजीना कहा गया है, कान का बहना, जिसे ओटोरिया कहते हैं, और ये जो भी स्राव होता है वो बहुत बदबूदार होता है। ये तो बहुत ही तकलीफदेह लगता है। और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि हड्डियों का ये दर्द रात में बढ़ जाता है, जो इंसान को और भी ज्यादा निराशा में धकेल देता है। एक मिनट, ये पारा और सिफिलिस बार बार क्यों आ रहा है? सोने से इसका क्या लेना देना है? ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। असल में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ है। पुराने जमाने में सिफिलिस के इलाज के लिए पारे यानी मकड़ी का अंधाधुंध इस्तेमाल होता था। अच्छा। पारसी बीमारी तो शायद दब जाती थी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स शरीर को अंदर से खोखला कर देते थे। हड्डियां गल जाती थीं, बाल झड़ जाते थे और इंसान मानसिक रूप से टूट जाता था। अच्छा, अब जाके ये बात साफ हुई। तो ये प्रोफाइल सिर्फ सोने की नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पीड़ा की भी कहानी है। बिल्कुल, ये दस्तावेज सोने को उस स्थिति का एक संभावित उपचार मानता है। ठीक है, तो हमने नाक और कान की हड्डियों की बात की। क्या शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी इसका ऐसा ही असर दिखता है, खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य पर? हाँ, इसका जिक्र है। दस्तावेज बताता है कि महिलाओं में गर्भाशय के अपनी जगह से खिसक जाने या उसके कठोर हो जाने की समस्या हो सकती है। और ये भी वजन उठाने से? हाँ, खासकर ज्यादा वजन उठाने से, और मासिक धर्म के दौरान उदासी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एक और अजीब सा लक्षण है, किशोरावस्था में लड़कियों की सांसों से बदबू आना। हाँ, ये छोटी छोटी बातें इस किरदार की तस्वीर को और पूरा करती हैं। अब दिल से जुड़ा जो लक्षण बताया गया है वो सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाएं। कौन सा? लिखा है कि मरीज को ऐसा महसूस होता जैसे दिल 1-2 सेकंड के लिए रुक गया हो, जैसे उसने धड़कना बंद कर दिया हो और फिर अचानक एक जोर का धक्का लगता है। बिल्कुल, ये एक भयानक एहसास है। इसके अलावा तेज धड़कन, घबराहट और थोड़ी सी मेहनत करने पर ऐसा लगना जैसे सारा खून सिर और छाती में जमा हो गया हो। हाँ, नाड़ी भी छोटी, कमजोर, तेज और अनियमित बताई गई है। यहाँ तक कि गर्दन और कनपटी की नसें जोर जोर से फड़कती हुई दिखती हैं। और अंत में हृदय का फैटी डिजेनरेशन। हाँ, यानी हृदय की मांसपेशियों में चर्बी जमा होना। बाप रे, मैं तो सोच रही हूँ कि कोई भी इंसान अगर ये महसूस करे तो उसे तो यही लगेगा कि बस अब गया। ये तो सिर्फ एक लक्षण नहीं, ये तो अपने आप में एक भयानक अनुभव है। सही बात है। तो ठीक है, हमने इस किरदार के बाहरी रूप, उसके अंधेरे मन और उसके गलते हुए शरीर को देख लिया। क्या कोई ऐसा पैटर्न है कि ये तकलीफें कब बढ़ती हैं और कब शांत हो जाती हैं? हाँ, एक बहुत साफ पैटर्न बताया गया है। दस्तावेज में 2 शब्द हैं, एग्रेवेशन और एमिलियोरेशन। एग्रेवेशन यानी तकलीफ का बढ़ना। बिल्कुल। इस प्रोफाइल के अनुसार सारी समस्याएं ठंडी हवा में ठंड लगने पर, लेटने पर और दिमागी मेहनत करने पर बढ़ जाती हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि कई शिकायतें सिर्फ सर्दियों में ही उभर कर आती हैं। सर्दियों में? हाँ, ये तो उस किरदार की उदासी और अकेलेपन से मेल खाता है। अंधेरा, ठंडा मौसम। सही कहा। और राहत कब मिलती है? एमिलियोरेशन कब होता है? राहत मिलती है गर्मी से, गर्म हवा में, जब शरीर गर्म हो, सुबह के समय और गर्मियों के मौसम में। तो सर्दी और गर्मी का ये चक्र इस प्रोफाइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, जैसे सर्दियों में सब कुछ जम जाता है और दुख बढ़ जाता है, और गर्मियों में थोड़ी राहत की सांस आती है। आखिर में दस्तावेज में दूसरे उपचारों से इसके रिश्ते के बारे में भी कुछ कहा गया है, जैसे औरम के बाद सिफलिनम अच्छा काम करता है। इसका क्या मतलब है? इस तरह के ग्रंथों में ये बताया जाता है कि कौन सा उपचार किस दूसरे उपचार के बाद या साथ में अच्छा काम कर सकता है। ये एक तरह का कह सकते हैं रोड मैप है। रोड मैप। हाँ, ये दिखाता है कि कोई भी प्रोफाइल अकेली नहीं है, बल्कि वो एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। अगर एक चीज काम ना करे तो आगे कहां देखना है, ये उसका संकेत है। तो ठीक है, इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने सोने की एक बिल्कुल अलग कहानी देखी, एक ऐसी कहानी जो चमक से शुरू होकर गहरी निराशा और शरीर की सड़न तक जाती है। हाँ,
जो सबसे बड़ी बातें निकल कर आई वो है बाहरी जोश और अंदरूनी थकान का विरोधाभास। पारे और सिफिलिस के इलाज से बर्बाद हुई सेहत का ऐतिहासिक संदर्भ, हड्डियों का गलना और वो दिल के रुक जाने वाला भयानक एहसास। और साथ ही सर्दियों में तकलीफों का बढ़ना और गर्मियों में राहत मिलना, ये पैटर्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये पूरी पड़ताल हमें दिखाती है कि ज्ञान की अलग अलग प्रणालियां दुनिया को कितने अलग अलग चश्मों से देखती हैं। सही बात है। एक धातु जिसे हम सिर्फ उसकी चमक और कीमत के लिए जानते हैं, उसे इतना जटिल और गहरा मानवीय व्यक्तित्व देना वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और ये सुनने वालों के लिए एक सवाल भी छोड़ जाता है ना। हाँ, सोचने वाली बात तो यही है कि क्या इन प्राकृतिक तत्वों में सच में ऐसे गुण होते हैं जो मानवीय भावनाओं और स्वास्थ्य से सीधे जुड़ते हैं, या ये केवल हम इंसानों का एक तरीका है हर चीज में पैटर्न और अर्थ खोजने का, खासकर तब जब हम पीड़ा और उसके उपचार को समझने की कोशिश कर रहे हैं।